नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसानों का आंदोलन जारी है और अब इन आंदोलनकारी किसानों को घर भेजने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इस काम की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार को दी गई है और कहा जा रहा है कि किसानों को कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण नहीं बनने दिया जाएगा। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए इन किसानों को इनके आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार पहले इन्हें प्यार से समझाएगी और अगर किसान अपनी जिद पर अड़े रहे और आंदोलन स्थल से नहीं हटे तो उन्हें अर्धसैनिक बलों और पुलिस की मदद से हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इन किसानों को धरने से हटाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले करीब 4.5 महीने से जो धरना चल रहा है, धरने पर जो बैठे आंदोलनकारी किसान हैं वो कोरोना संक्रमण का शिकार ना हो जाएं। अगर वो संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी से फैलेगा और इसका खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार ये चाहती है कि इन किसानों को प्यार से समझा करके आंदोलन स्थल से उठाया जाए और अगर बाद में वो आंदोलन करना चाहें तो उन्हें कोई एक जगह दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से टीकरी और सिंघू बॉर्डर का हवाई सर्वेक्षण भी करवाया जा चुका है। सीआईडी और अन्य गुप्तचर एजेंसियों ने भी इन किसानों की संख्या के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है कि कम से कम 2 बार इन किसानों को समझा बुझा करके आंदोलन स्थल से खुद ही हटने के लिए बनाया जाएगा। पहले चरण में बॉर्डर के साथ लगते जिलों के उपायुक्त इन किसानों से बातचीत करेंगे, फिर सरकार अपने प्रतिनिधियों के जरिए बातचीत करेगी और इसके बाद अगर नहीं माने तो इन किसानों को अर्धसैनिक बलों के बूते हटा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस ऑपरेशन में सबसे अहम जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की रहने वाली है। लेकिन ये जो तस्वीरें आग लगने की आप देख पा रहे हैं, ये कुंडली बॉर्डर की है। वहां पर कुछ जो अस्थायी रहने का जो ठिकाना किसानों की तरफ से बनाया गया उसमें आग लगी और इसके बारे में किसानों की तरफ से कहा गया कि साजिश रची गई है और जानबूझ करके किसी की तरफ से ये आग जो है लगाई गई है। पहले पंजाब का किसान बताया, फिर सिखों को बताया, फिर हरियाणा पंजाब का बताया, फिर उत्तर प्रदेश का बताया, फिर छोटा बड़ा किसान बताया, फिर हिंदू किसान बताया, फिर जाटू का आंदोलन बताया, फिर गेहूं और उसको फसलों का बताया कि चावल और गेहूं का आंदोलन है। फिर कहा कि तो आड़तीस आंदोलन वो करवा रहे। 12 तरह के षड्यंत्र अभी तक दिल्ली की सरकार रच चुकी है। अभी नया एक षड्यंत्र और रचेंगे। ये कोरोना जो चल रहा है ना, इसका षड्यंत्र एक और इनके पास में बाकी एक हथियार है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि ये हमारा गांव है जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए, आज भी कई लाख किसान वहां पे हैं। 20-25 हजार ट्रैक्टर वहां पे मौजूद हैं। हमारी झोपड़ियां पक्के घर वहां पे हैं। ये कोरोना भी आ जाएगा, अपने गांव को छोड़कर कोई कहीं नहीं जा सकता। वो हमारा गांव है जो 5 महीने से हमारे मूल स्थान है और बहुत लोग वे हैं कि जो अपने घर नहीं गए, तो ये छोड़कर नहीं जाएंगे। जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, लेकिन अपना गांव नहीं छोड़ देंगे। ये षड्यंत्र रचेंगे, उसकी तैयारी भी हम सब लोगों ने कर ली। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटीड कानून नहीं बनेगा, आगे जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है उस कमेटी का गठन नहीं होगा, जो और मसले हैं उस पर भारत सरकार बातचीत करेगी, क्योंकि कानून और बिल और भी बहुत लेकर आना। लगातार किसानों का आंदोलन पिछले साल नवंबर के लास्ट में जो शुरू हुआ था, दिल्ली के चारों तरफ जाकर के किसान बैठे थे। अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में किसान जो है बैठे हुए हैं। बैसाखी का त्योहार भी हाल ही में मनाया गया किसानों की तरफ से, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से अचानक से बढ़ रही है उसको लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से केंद्रीय
कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा गया है कि बातचीत करके जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए, किसानों को उनके घर भेजा जाए। किसानों को कोरोना से बचाना उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा उन्होंने कहा है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बार बार ये अपील कर रहे हैं किसानों से कि किसान अपने घर चले जाएं, उन्हें आंदोलन करना है वो कोरोना महामारी के बाद कर लें, उन्हें कोई नहीं रोकता, उनका अधिकार है आंदोलन करना। अब इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं कि किसान चले जाएं वापस किसी न किसी तरीके से, कोरोना से बचे जाएं, लेकिन इस खबर पर चर्चा करने के लिए ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। ईशान जी, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगातार कोरोना की दुहाई भी दी जा रही है, इससे पहले भी जो आंदोलन चल रहे थे उसमें भी कोरोना की बात कही गई, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में रैलियां हो रही हैं। इस बात का हवाला किसान नेता दे रहे हैं कि जहां चुनाव वहां कोरोना नहीं, अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी रैली कर रहे हैं, तो वहां पर कोरोना क्यों आ जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई, केंद्र सरकार की तरफ से भी, कि किसानों में कोरोना ना फैल जाए, वो आंदोलन करते रहें, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के वक्त कम से कम घर चले जाएं। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? पे सुनते थे टेलीफोन पे, जब फोन करते हुए कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मैं इसमें एक लाइन डाउन ऐड कर देता हूं, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जहां जहां चुनाव वहां वहां अप्लाई नहीं। तो देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार और उसके मंत्री वेस्ट बंगाल में जाके, तमिलनाडु में जाके, असम में जाके, जितने भी 5 चुनाव वाले राज्य हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हैं, वो कंडक्ट करवा रहे हैं और बिल्कुल सीरियस नहीं है महामारी को रोकने के लिए। तो ये सीधा सीधा जो ठीकरा है इसका, वो केंद्र सरकार पे फूटता है। देखिए, जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर दिल्ली की सरहद पर, वो क्यों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? पहली बात तो अपनी रोटी के हक के लिए लड़ रहे हैं, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सिर्फ भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं वो। तो उनका पूरा अधिकार है बैठने का। मेरी सिर्फ सरकार को और किसान नेताओं को ये राय है कि देखिए, आप एक डायलॉग करिए, आप एक बात करिए, आप टेबल पे बैठिए, बात करिए, और उसके बाद इसका मसले का सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन अब देखिए कि किसान भी अड़े हुए हैं, हमको ये जो जितने भी तीनों कानून है उनको रद्द करवाना है, उनको हटवाना है, और सरकार जो है हमारी, सरकार को बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। सरकार ने तो बिल्कुल ये देख लिया है कि अब हम इनको बिल्कुल न्यू कवरेज नहीं देंगे, तो सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। देखिए, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। डेमोक्रेसी चलती है संवाद से। आपको संवाद करना पड़ेगा। अगर सरकार ने ये कानून लाई है, सरकार को किसान नेताओं को बुलाना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए, और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के एक डिसीजन, कॉमन डिसीजन निकलना चाहिए कि इन तीनों कानूनों में क्या बेटर हो सकता है, क्या चीज इनसे हम हटा सकते हैं, और किस तरह से किसान का और हमारे देश की जनता का फायदा हो सकता है। लेकिन ईशान जी, जिस तरीके से जो आखिरी बार जो बातचीत हुई थी उसमें सरकार की तरफ से जो 15 महीने के लिए सस्पेंड करने के लिए कहा गया था कानूनों को, उसके बाद कई किसान नेताओं की राय भी आई थी कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रस्ताव है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद बातचीत ही नहीं हुई। अब अभी भी एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री सामने आए थे जब केएमपी को जाम किया गया था, तब उन्होंने फिर से ये कहा था कि हमने जो प्रस्ताव दिया वो एक बेहतर प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि किसानों की वजह से सिर्फ ये बात कि कानून रद्द ही होने चाहिए, इसकी वजह से ये मसला अड़ा हुआ है? ईशान जी। हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज एक सख्त रवैया अपना के नहीं चलती है, चाहे वो सरकार का हो या किसान का हो। देखिए, जब यहाँ पे सिर्फ सरकार और किसान आमने सामने नहीं है, यहाँ पे सरकार, किसान, भारत के देश की जनता, छोटे गरीब मजदूर, सब लोग का भविष्य है, और उनका जो खाने का भविष्य है वो यहाँ पे इस टाइम स्टेक पे है। तो देखिए कि सरकार को किसान नेताओं को बुलाना चाहिए। मैं बता देता हूं आपको, जो सरकार ने पहले कॉन्फ्रेंसेस करी है उसमें जो बड़ी किसान यूनियंस हैं उनके लीडर्स को नहीं बुलाया है। उनके लीडर्स ने साफ नकार दिया, जितनी भी मेरी बात हुई है लीडर से, कि उनको नहीं बुलाया गया है। तो अगर अब सरकार बुला ही नहीं रही है तो वो किससे बात करके संशोधन लाना चाहती है? और देखिए, जो चेंज है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है कि इन किसान कानूनों को 1.5 साल तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।
किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें यहाँ पर बैठ के, दिल्ली में बैठ के एक आंदोलन करना है, तो उनको एक टेबल पे आके सरकार के साथ बात करनी पड़ेगी। संवाद से ही डेमोक्रेसी चलेगी, संवाद से ही यहाँ पे चेंज आएगा। कृषि में बहुत चेंज के स्कोप है, लेकिन वो संवाद के बिना नहीं आ पाएंगे। वो ऐसे रिजिडिटी होके या फिर आप हिंसात्मक रूप से हम चेंज नहीं ला पाएंगे। राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। राहुल जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। राहुल जी, चर्चा में आपको लाना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और उसको लेकर के बार बार हरियाणा सरकार की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है कि जो किसान एकजुट होकर के दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए उनमें कोरोना फैल सकता है। उसके लिए क्या प्लानिंग है? जो जानकारी सामने आ रही है उसमें तो ये कि सुरक्षा बलों के दम पर अब आप किसान आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जो आंदोलन है वो कितनी तार्किक है, इस पे चर्चा करना सबसे पहले जायज है। और अब तक जो 12-13 राउंड की जो भी बातें हुई हैं उसमें कोई तार्किक बातें नहीं की गई। सरकार की तरफ से जितने भी बातें की गई और उन्होंने जितने दौरों की बातें की, हर वक्त किसान नेता ये तो जरूर कहते थे कि बातें स्वस्थ वातावरण में हुई हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को झुकाने के ऊपर दबे हुए थे और इनकी जो आंदोलन है, इनके जो आंदोलन करता है वो खुद हाईजैक हो चुके थे और ये खालिस्तानियों का समर्थन करने लगे थे, क्योंकि मीडिया के ही चेहरे, मेरी बात को संपूर्ण जान लीजिए, क्योंकि मीडिया ने ही इसका पोल खोला था और उन्होंने ही दिखाया था किस प्रकार से आतंकी भिंडी वाले का पोस्टर लगाकर खालिस्तान की मांग की गई थी और अन्य देशों के लोग इसका समर्थन कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चरित्र के ऊपर बात करें तो अगर आप कांग्रेस के ही चरित्र को उठा लीजिए तो कांग्रेस के पेज नंबर 9 के 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा है, बहुत ही स्पष्ट, कांग्रेस प्रोमिसेस करके। आप एक बार ध्यान से उनको मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो इसी प्रकार के बिल को लाने की बात की गई थी और इसको इंप्लीमेंट किया, उनके ही बताए हुए बातों को इंप्लीमेंट किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, जो वो बिल को रद्द करने की बात कर रहे थे और बिल में काला क्या है इसका अब तक उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि आप बताइए कि इसमें काला क्या है, और कृषि मंत्री जी ने भी पूछा था, लेकिन अब तक इसके जवाब नहीं दे पाए। और दूसरी एक बात यह है कि कुछ मुट्ठी भर किसान संगठनों की वजह से अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को झुकाया जाए तो ये कहां तक लोकतंत्र में सार्थक है। और तीसरी बात यह है कि जो मांगे हैं और जिसके लिए कमेटी गठित की गई थी, इन किसान नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के कमेटी पे भी भरोसा नहीं है, इन किसान नेताओं को केंद्र सरकार की भी बातों पे भरोसा नहीं है। इनको अगर कहीं भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर जो उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। और यही लोग, मैं शरद पवार जी की भी बात कर लूं तो शरद पवार जी ने भी जब कृषि मंत्री रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इसकी वकालत की थी कि कानून आना चाहिए जिसमें लोगों को अनाज बेचने की संभावना हो। आप एक बात बताइए, बड़ा ही स्पष्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1.5 साल तक आपको इसको इम्प्लीमेंटेशन पे रोक रहेगा, तो एक ये अच्छा समय था जिसके अंदर इनको समय मिला अपनी बातों को कहने की, लेकिन ये अपनी बातों से भटक कर कहीं और की राजनीति करने लगे। अगर उन आंदोलनों की अगर वेशभूषा पे बात की जाए तो माननीय राकेश टिकैत जी ने 2255 क्विंटल से भी ऊपर का गन्ना चीनी मिलों को भेजा है। वो किस एमएसपी पे भेजा है, आप ये भी एक बार पता कर लीजिए। और मैं आपको और बताना चाहूंगा, जहां तक एमएसपी की लोग बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा में, खास करके पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदारी की गई है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, जिसके आंकड़े आज भी उपलब्ध हैं और जिसके बारे में बताए जा रहे हैं। और जो भी तार्किक मांगे हैं, जो पत्रकार साहब की मैं बातों को सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि किसान नेताओं को नहीं बुलाया गया है, तो आप एक बात बताइए, राकेश टिकैत जी कहां से आते हैं? राकेश टिकैत जी भी तो जाकर खुद बात किए हैं, लेकिन वो बातें करते हैं और फिर पीछे आते हैं। खैर, ये बातें तो थी ही, लेकिन जो अभी का जो समय आ चुका है इसके ऊपर सरकार के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, पूरे देशवासियों को भी।
और सर सवाल ये है, देखिए राहुल जी, आपने बहुत सारी बातें कही जो शुरुआत से कहते आ रहे हैं बीजेपी के नेता। मैंने एक बार के लिए आपको मौका दिया, जो आप कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो क्या अब सुरक्षा बलों के दम पर इस किसान आंदोलन का आप दमन करना चाहते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की है और जो उनके जो सीआईडी हैं वो सारे लोग रिपोर्ट दिए हैं। अब रही बात आंदोलन में, आंदोलन को खत्म करने की, तो सरकार उनसे पहले वार्ता करेगी कि आप किस प्रकार से आंदोलन को खत्म कीजिए। जो उनकी तार्किक मांगे हैं उस पे सरकार आज भी अमल कर रही है और ये सिर्फ महज बातें हैं जो बताई जा रही है कि अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा होगा कि ये आंदोलनजीवी इसके पहले सीएए एनआरसी को भी लेकर बैठे थे। इसका क्या नतीजा निकला आपने देखा? कुछ नहीं निकला, बस लोगों को परेशान किया गया। ठीक उसी प्रकार से ये किसान बिल के अंदर जो जायज बातें हैं उसको हटाकर नाजायज बातें बताई जा रही हैं और सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है कि किस प्रकार से इनसे बात करना है। अगर इनकी बातें सार्थक होगी तो स्वागत है और मैं मानता हूं कि इसका नतीजा निकल जाएगा। ईशान जी, जिस तरीके से जो पहले आंदोलनों की बात की इन्होंने, उसमें वाकई कहीं ना कहीं तोड़फोड़ भी हुई और इस तरीके की घटनाएं भी हुई जिससे लोग परेशान हुए, लेकिन मुझे लगता है शायद किसान आंदोलन उन सब आंदोलनों से अलग तरीके से चल रहा है और बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। इसलिए कम से कम मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के आरोप किसान आंदोलन पर लगाने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरीके की स्थिति बन रही है कि किसान नेता जो हैं वो किसी और की कठपुतली बनकर के काम कर रहे हैं, विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, जिस तरीके का आरोप बीजेपी के नेता लगाते हुए नजर आते हैं बार बार? क्या ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है? नहीं, देखिए, मैं राहुल जी ने 3 बातें बोली, मैं उस पर तीनों बातों में मैं एक एक करके बोलना चाहूंगा। पहली बात राहुल जी ने बोली कि गन्ना किसानों की बात। राहुल जी, गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए अभी भी ड्यू है उत्तर प्रदेश में, पहले वो लौटा दीजिए, उसके बाद गन्ना किसानों की बात कीजिएगा। दूसरी बात कि जो राहुल जी ने बात करी कि हम कि इस तरह के संशोधन कांग्रेस भी लाना चाहती थी। देखिए, इस तरह का संशोधन जो आप लाए हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के स्टॉक होल्डिंग कर सके या फिर प्राइसेस रेगुलेट कर सके, सरकार के हाथ में प्राइसेस रेगुलेशन ना रह जाए, तो इससे किसका फायदा होगा? कि प्राइवेट कंपनी का फायदा होगा या भारत की जनता का फायदा होगा? ये राहुल जी बता दें। तीसरी चीज राहुल जी ने बोली कि जो किसान हैं वो आंदोलन जीवी हैं। माननीय मोदी जी को हर चीज में मार्केटिंग दिख जाती है, तो वो उन्होंने इनको आंदोलन जीवी बोल दिया। देखिए, चुनाव जीवी भारतीय जनता पार्टी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं उस पे कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे से चली थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब विरोध मुक्त भारत पे चली गई है। अगर युवा रोजगार मांगे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग और वो पाकिस्तानी, अगर किसान अपने हक की बात करें तो वो खालिस्तानी और ये आंदोलन जीवी हो गए। तो देखिए, इस तरह की राजनीति मत करिए। आपको भारत की जनता ने इतनी बहुमत दी है, तो इसका फायदा मत उठाइए। राहुल जी, डेमोक्रेसी है, इसको आप डेमोक्रेसी की तरह चलनी चाहिए। भारत, आपको भी पता है कि पार्शियली फ्री देश हो गया है अब। तो इस तरह की बातें हमारे डेमोक्रेसी में सूट नहीं करती कि आप किसी को भी लेबल कर देंगे कि ये आंदोलन जीवी है। आंदोलन करना हर भारतीय का हक है। हमारे भारत देश का जो निर्माण हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो एक बहुत बड़े आंदोलन से हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी लगता है या तो आंदोलन से डर रही है। राहुल जी, आंदोलन से डर रहे हैं क्या? क्योंकि आपने पहले भी एक बात कही कि ये जो किसान है ये सरकार को झुकाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ किसान नहीं है सर, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग जो है वो जुड़े हुए हैं और जो डर है वो यही है। डर क्या, ये वास्तविकता है, क्योंकि जब हम कुछ फसल बेचते हैं गांव से, कुछ और रेट में निकलती है फसल किसान के खेत से, और जब बाजार से होकर के आती है तो वो कितनी महंगी हो जाती है। और इसके अलावा जो वही फसल किसी मॉल में, किसी शोरूम में वही सब्जियां मिलती हैं तो वो कुछ और ही दाम की मिलती है। तो ऐसा क्या हो जाता है सर, उसमें क्या घूम जाता है जो आप उसको पूरी तरह से आजाद छोड़ देना चाहते हैं? ये डर तो वाकई एक जायज डर भी है, और जायज डर क्या वास्तविकता है? जी राहुल जी, ईशान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उससे पहले आप जवाब दें, एक बार वो सुन लेते हैं। 10 सेकंड लूंगा बस जी। कि देखिए, जिस तरह की हिंसा 26 जनवरी को हुई थी किसानों की तरफ से, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा से कोई भी हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ संवाद से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सरकार को
अब एक तो संवाद करना चाहिए, दूसरी चीज ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या फिर दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए हैं, उनके लिए कोरोना की लिए पूरी उनको तैयारी करनी चाहिए, उनको सैनिटाइज करना चाहिए रोज जाके, उनको रोज जाके मास्क देने चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए मांग तो किसान नेताओं ने भी की थी कि वैक्सीन भी उनको वहां पर जाकर के लगाया जाए, लेकिन उस पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी राहुल जी। नहीं, वैक्सीन तो पूरे देश में ही नहीं है, तो कैसे लग जाएगी, किसानों को कैसे लग जाएगी? मैं ईशान जी के सवाल का जवाब दे दूं। ईशान जी ने जो भी सवाल की है मैं उनका जवाब देने की स्थिति में हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो गन्ना के बारे में कहा, यूपी के गन्ना के बारे में, तो इसके ऊपर आंदोलन क्यों नहीं होता है, कि वो पेंडिंग क्यों है, ये यही दिखाता है कि जो सही चीजें हैं उसको आप हटाकर राहुल जी होते बिचौलियों का समर्थन। राहुल जी होते हैं, आंदोलन होते हैं, मैंने खुद खबरें दिखाई। और उत्तर प्रदेश के कई किसान भी बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। जो बिचौलियों को खुश करने का काम कर रहे हैं उसको हमने खत्म किया है। और जो किसान बिल जो हमने लाया है उसमें हमने स्पष्ट दिया है कि आपको बेचने की आजादी है, अगर आपको ऑप्शन पसंद है तो आप बेचिए, नहीं तो आप अपने मंडी में जाकर बेचिए। और अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पंजाब के पूरे खरीद के धान गेहूं के खरीद के 75% का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही प्राप्त किया गया है। फिर भी पंजाब के ही लोग आंदोलन पर बैठे हैं, ये एक गुमराह करने वाली बात है। राहुल जी मेरा सवाल जो था उस पर आ जाइए, क्योंकि किसान कह रहे हैं बार बार कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं, जिनको हमारी फसल हमारी सस्ती बिकती है और हमारे जो अपने बाहर शहरों में रह रहे हैं उनको कितनी महंगी मिलती है, कई गुना महंगी मिलती है। सवाल वो है। मैं चरणबद्ध तरीके से आपके सवाल पे ही आ रहा हूं। मैं चरणबद्ध तरीके से, मुझे 2 मिनट के केवल समय दीजिए। और एक ईशान जी ने एक बात कही प्राइवेट कंपनी को, तो मैं आपको बता दूं कि पीपीई मोड पे काम करने के लिए आज पूरे देश से आवाज उठ रही है और इससे अन्न को भंडारण करने की सुविधा होगी। आपको ये चीज भी मैं स्मरण करा देता हूं कि जो खरीद होती है उसकी मात्र 6% स्टोर करने की क्षमता हमारे सरकार के पास है। इसको बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं आता हूं फायदे का, जो आप बात कर रहे हैं, तो फायदा उससे निश्चित तौर पे सबका होना है, क्योंकि अगर कोई किसान की फसल की रेट तय की जाती है 1895 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो जब वहां से उसकी खरीदारी की जाती है और खरीदारी करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद उसको पैकेजिंग कर उसे मार्केट में दिया जाता है, तो इस बीच में उसकी प्राइस बढ़ जाती है। आप जो सरकार ने ये बिल लाया है यही सोचकर कि अगर आपको 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से भी मिलता है तो आप बेच दीजिए। आप हमारे ऊपर सब्सिडी पे रहकर किसी भी देश का और राज्य का विकास नहीं हो सकता है। यही पे मोदी सरकार का स्टंट है उनको सशक्त बनाने के लिए कि आप अपना खुद विकल्प चुनिए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। और जो 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है इसके ऊपर किसान नेता क्यों नहीं जवाबदेही लेने को तैयार होते हैं? क्या राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जी नहीं थे उसमें? अन्य किसान नेता भी थे। 26 जनवरी की हिंसा में सारे लोग भाग गए, जो विपक्ष के लोग उनके साथ खड़े थे वो भी उनके साथ पीछे हट गए। और ये इसीलिए इसको तुल पकड़ा दिया गया क्योंकि सरकार 26 जनवरी का अपमान का बदला लेती और लेगी, इसी को देखते हुए इन्होंने इसका तुल पकड़ लिया। तो ये बातें देश के खिलाफ होती है तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, विपक्ष को भी नहीं करना चाहिए और वरिष्ठ पत्रकारों को भी नहीं करना चाहिए। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि देश की आजादी में आंदोलन शुरू हुए थे, तो मैं मानता हूं कि आंदोलन शुरू हुए थे, ये आंदोलन का ही देन है जिसकी वजह से हमें आज आजादी मिली है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि वो आंदोलन की दिशा उस आंदोलन की दिशा क्या थी? आज क्या वो भ्रमित का शिकार नहीं हो गई है? अंतर यहीं पे है। अगर आपके देश का शासक ईमानदार है तो जो करप्ट लोग हैं वो आवाज आप पे उठाएंगे। और आपने एक बात और कही कि आप जनता के वोटों का फायदा उठा रहे हैं, तो जी नहीं, हमने अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों का वर्णन किया है उन पे हम खड़े उतरे हैं, उसी का आज नतीजा है जिसकी वजह से हमें 300 के पार आंकड़े देकर जनता ने बैठाया है और उचित और सही फैसले लेने के लिए बैठाया है। चलिए ईशान जी, मेरा सवाल ये रहेगा अब आपसे, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें जो कही गई हैं राहुल जी की तरफ से वो मुझे नहीं लगता कि संतोषजनक रही हैं, लेकिन अगर सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जाता है उन किसानों को वहां से हटाने के लिए, तो क्या ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको छेड़ने के बराबर नहीं होगा क्या? जी बिल्कुल।
देखिए सरकार इस तरह की मेरे को नहीं लगता कोई गलती करेगी, क्योंकि देखिए गाजीपुर पे तो नहीं कर सकती, क्योंकि गाजीपुर पे जो किसान बैठे हुए हैं ना वो उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान है और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता सरकार इस तरह की गलती करेगी कि वो सुरक्षा बलों का यूज करके किसानों को वहां से हटाए। देखिए किसान तो उसी दिन जा रहे थे 26 तारीख को, उन्होंने सुरक्षा बल भेजे, अब किसानों की दुगने तिगने हो गए वहां पे जाके। तो ये तो सरकार की ही गलती है। सरकार क्योंकि उस दिन किसान तो हट ही गए थे उस दिन की हिंसा के बाद, लेकिन उसके बाद सरकार ने ही सुरक्षा बल भेजे और उसके बाद वो 3-4 गुना किसान हो गए वहां पर। दूसरी चीज अब इसमें यह है कि देखिए अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है कि वो सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके एक लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन हो रहा है उसको खत्म करती है, तो ये भारत के लोकतंत्र में सबसे काला दिन होगा। इमरजेंसी से भी काला दिन ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पीसफुली चल रहे आंदोलन को, जहां पे लोग अपना खाना भी बना रहे हैं, लंगर भी चला रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको उखाड़ के भगा दिया। देखिए ग्लोबल मीडिया से आप डरिए मत, ग्लोबल मीडिया आपको कवर कर रही है, भले ही आपकी राष्ट्रीय मीडिया आपको ना कर रही हो, लेकिन ग्लोबल मीडिया आपकी सारी असलियत बिल्कुल आपके जाके लोग सबको दिखा रही है। दुनिया में आपकी जो स्थिति हो रही है कोरोना को लेके और आंदोलनों को लेके, वो बहुत ही खराब है और आपके लिए चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए ईशान जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को अब क्योंकि कोरोना की स्थिति जो है वो बहुत खराब होती हुई जा रही है, तो इसी के चलते अब किसानों को वहां से हटाने के लिए बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम वहीं पर डटे रहेंगे। लेकिन अब होगा क्या वो देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।